Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. So, we are back again with the Hindu analysis for 4th of September 2024. 4 सितंबर 2024 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे. शुरू करते हैं. सबसे पहले आज के सवाल जिनके जवाब आपको देने हैं. दीज आर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रिलेटेड टू यूपीएससी, so we can see that. So the first question for the 4th September is, in which Indian state is the Konyak tribe primarily located? तो कोन्याक ट्राइब इनमें से कौन से स्टेट में प्राइमरली लोकेटेड है? ऑप्शंस आर फर्स्ट नागालैंड, सेकंड अरुणाचल प्रदेश, थर्ड इज असम एंड फोर्थ इज मणिपुर. आई होप यू विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन. द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज फर्स्ट नागालैंड. ठीक है ना, पहला नागालैंड है. कितने लोगों से बन रहा था बताइए. अच्छा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट किया करिए जो भी कुछ क्वेश्चन हम पूछते हैं. तो दैट इज़ वन वे ऑफ सेइंग थैंक्स. समझ लेना. तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है और लाइक ज़रूर करना है. तो प्लीज़ डू दैट फ्रॉम योर एंड. दूसरे सवाल पे आते हैं. बहुत ही प्यारा सवाल है, पीजो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर है. आप सबको पता होगा कि क्वार्ट्ज एक मटेरियल होता है जिसमें पीजो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी होती है. पीजो इलेक्ट्रिक का मतलब क्या होता है कि जब भी हम उसका शेप चेंज करते हैं या उस पर प्रेशर करते हैं, डालते हैं, तो उसमें इलेक्ट्रिकल चार्ज जनरेट हो जाता है. तो आपके लिए क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन एप्लीकेशन ऑफ पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल. इनमें से कौन सा कॉमन एप्लीकेशन नहीं है पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल का? ऑप्शंस आर फर्स्ट अल्ट्रासोनिक इमेजिंग, सेकंड इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट लाइटर्स, थर्ड सोलार पैनल्स एंड फोर्थ प्रेशर सेंसर्स. ठीक है ना. तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कॉमन एप्लीकेशन नहीं है पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स का. बहुत ही आसान सवाल है. अगर आप कॉमन सेंस का यूज करें तो द करेक्ट आंसर इज सी, सोलार पैनल्स. ऑब्वियसली बात है, सोलार पैनल्स में हम फोटोवोल्टाइक सेल्स का यूज देखते हैं, पीजो इलेक्ट्रिक का यूज नहीं देखते. नाउ लेट्स कम टू द थर्ड क्वेश्चन. अगेन अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन. अगर आपको पता है तो गिनी कोफिशिएंट के ऊपर एक क्वेश्चन है. गिनी कोफिशिएंट क्या होता है? ये इनकम की इनइक्वालिटी को मेजर करता है. ठीक है ना. गिनी कोफिशिएंट क्या मेजर करता है? इनकम की इनइक्वालिटी को. अब इसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है. पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि गिनी कोफिशिएंट 0 जो है वो परफेक्ट इक्वालिटी को दर्शाता है. दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है गिनी कोफिशिएंट 1 जो है वो परफेक्ट इनइक्वालिटी को दर्शाता है. एंड तीसरा स्टेटमेंट है, एक जो हायर गिनी कोफिशिएंट है वो इंडिकेट करता है ज़्यादा इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को. एंड फोर्थ स्टेटमेंट है गिनी कोफिशिएंट बेस्ड है लॉरेंस कर्व के ऊपर. इसमें क्वेश्चन एक्चुअली ये पूछा था कि इसमें से अनट्रू स्टेटमेंट कौन सा है, यानी कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है. ठीक है ना. द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट. ठीक है ना. प्लीज आंसर इन दैट वे, है ना. इनकरेक्ट बताइएगा. तो अगर मैं करेक्ट आंसर आपको बताऊं, यहाँ थोड़ा करेक्ट लिख गया है. तो देखो, पहला स्टेटमेंट कह रहा है गिनी कोफिशिएंट 0 जो है वो परफेक्ट इक्वालिटी को दर्शाता है. तो यस, बिल्कुल सही बात है, परफेक्ट इक्वालिटी को ही दर्शाता है. दूसरा है गिनी कोफिशिएंट 1 इंडिकेट करता है परफेक्ट इनइक्वालिटी को. ये भी स्टेटमेंट सही है, एक परफेक्ट इनइक्वालिटी को दर्शाता है. तीसरा स्टेटमेंट देखो लिखा है कि हायर गिनी कोफिशिएंट होगा तो ज्यादा इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन. ये गलत स्टेटमेंट है. हमने जब पहले ही देख लिया कि 0 परफेक्ट इक्वालिटी है, 1 परफेक्ट इनइक्वालिटी है, तो बड़ा वाला जो नंबर है वो तो हमेशा इनइक्वालिटी को दर्शाएगा ना. तो जितना ज्यादा होगा उतना इनइक्वालिटी होगी, है ना, उतना इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो. थर्ड वन इज रॉन्ग. फोर्थ स्टेटमेंट कह रहा है गिनी कोफिशिएंट बेस्ड है लॉरेंस कर्व के ऊपर. बिल्कुल सही है. लॉरेंस कर्व का जब एरिया निकलता है ना, उसी से हम फिर गिनी कोफिशिएंट निकालते हैं. तो यस, गिनी कोफिशिएंट इज बेस्ड अपॉन द लॉरेंस कर्व. आई होप यू गॉट क्लैरिटी. आई होप आपको तीनों सवाल समझ में आ गए और कुछ नया सीखने को मिला होगा. ठीक है ना. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द न्यूज एनालिसिस पार्ट. द पहली न्यूज जो है वो फ्रंट पेज की है, वो है बंगाल पासेस बिल दैट मूव्स डेथ फॉर द रेप. है ना. तो कल ये बिल पास हुआ है बंगाल में. एंड दिस इज द अपराजिता बिल. नाम क्या है इसका? अपराजिता विमेन एंड चाइल्ड वेस्ट बंगाल क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट बिल 2024. ठीक है ना. इट वाज पास्ड बाय वॉइस वोट. नाम बस आपको देखो, ऐसा नहीं है कि बहुत यूनिक चीज हुई है. दिस इज नॉट अ वेरी यूनिक थिंग दैट हैज हैपेंड इन वो अलग स्टेट्स में ये चीज ऑलरेडी हो चुकी है, इसलिए नहीं इंपॉर्टेंट है. लेकिन नाम इज वेरी इंपॉर्टेंट, नेम इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि डायरेक्टली कुछ वनडे एग्जाम्स जो होते हैं या कई बार यूपीएससी डायरेक्टली पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा स्टेट है जिसने अपराजिता बिल पास किया. तो सिंस दे हैव गिवन अ नेम टू दिस, दैट मेक्स इट इंपॉर्टेंट. ठीक है ना. तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट. और यहाँ पे अलग अलग पनिशमेंट्स हैं कि किस तरीके से जो अभी जो पनिशमेंट चल रही है बीएनएस में और जो प्रपोज्ड है. तो द स्टेट विल चेंज द बीएनएस, मतलब इसमें अमेंडमेंट किया जाएगा एज पर फॉर द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट इज कंसर्न. ठीक है ना, क्योंकि दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट. आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस एज वेल. दूसरी जो न्यूज़ है वो है वर्ल्ड बैंक ने हाइक किया है, यानी बढ़ाया है इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ फोरकास्ट को
to 7% फॉर 2024-25, ठीक है ना। तो ये तो चलता रहता है, ये बड़ी न्यूज़ नहीं है। न्यूज़ में थोड़ा सा हम जानेंगे वर्ल्ड बैंक के बारे में। तो वर्ल्ड बैंक जो है वो 1944 में ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के थ्रू बनाया गया था, याद रखिएगा। इसके साथ एक और संस्था बनी थी, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, थोड़ा मजा आएगा, है ना। वर्ल्ड बैंक स्टैब्लिश हुआ था 1944 में, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके थ्रू। 2023 के पास लगभग 189 मेंबर कंट्रीज थे इसके। वर्ल्ड बैंक जो है इट्स अ ग्रुप ऑफ 5 इंस्टीट्यूशंस, से 5 इंस्टीट्यूशंस है जो मिल करके वर्ल्ड बैंक बनता है। पहला है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसको हम IBRD बोलते हैं। इट फोकसेस ऑन प्रोवाइडिंग लोन्स टू मिडिल इनकम कंट्रीज। दूसरा याद रखिएगा इंटरनेशनल डेवलपमेंट और एसोसिएशन है, IDA बोलते हैं इसको। इट प्रोवाइड्स इंटरेस्ट फ्री लोन्स एंड ग्रांट्स टू द पुअरेस्ट कंट्रीज। IDA जो है ना, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ये जो पुअरेस्ट कंट्रीज है उनको इंटरेस्ट फ्री लोन देता है। देन इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, जो कि प्रमोट करता है प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट को इन द डेवलपिंग कंट्रीज, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। देन इसके अलावा मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी है, जो कि प्रोवाइड करती है पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस टू इन्वेस्टर्स एंड लेंडर्स। एंड देन लास्ट जो पांचवा है वो है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, ICSID, है ना, जो कि फैसिलिटेट करता है एक सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स बिटवीन द कंट्रीज एंड इन्वेस्टर्स, ठीक है ना। वोटिंग पावर की बात करें तो वोटिंग पावर विद इन वर्ल्ड बैंक इज बेस्ड ऑन द साइज ऑफ अ कंट्रीज इकोनॉमी। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, जापान, जर्मनी, UK, फ्रांस, इन सब के वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा है ना। तो ऑल दीज थिंग्स आर देयर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है। यहाँ पे थर्ड जो न्यूज आर्टिकल मैं आपको बताऊंगा वो है नागालैंड की कोन्याक ट्राइब के रिगार्डिंग। उन्होंने भी रिसेंटली बोला कि भैया असम का जो बाउंड्री मैप है उसको आप रेक्टिफाई करो। ये न्यूज भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें इंपॉर्टेंट जो होगा, जो क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो है कोन्याक ट्राइब। तो कोन्याक ट्राइब याद रखिएगा, इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नागा एथनिक ट्राइब। नागालैंड की मोन डिस्ट्रिक्ट रीजन में कोन्याक्स रहते हैं। दे होल्ड द सुप्रीमेसी ऑफ लार्जेस्ट ट्रेडिशनल डांस, बहुत इनका ट्रेडिशनल डांस बहुत प्यारा डांस है, जिसको कोन्याक डांस बोलते हैं, ठीक है ना। दे आर अ नागा एथनिक ग्रुप फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। दे आर वन ऑफ द 16 नागा एथनिक ट्राइब्स विच आर नोन एज द हेड हंटर्स एंड टैटू रहता है उनके बॉडी में, इट डिस्टिंग्विशेस देम। इंटायर फेस एंड हैंड्स, चेहरे पे भी टैटू रहता है, हैंड्स में भी टैटू रहता है, फेशियल टैटूज आर देयर, है ना। तो ऑल दीज थिंग्स आर देयर। कुछ जो काम ये करते हुए, जैसे गन स्मिथिंग हो गया, आयरन स्मेल्टिंग, ब्रास वर्किंग, गन पाउडर मेकिंग, ये इनके कुछ काम है कोन्याक्स के। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, जयपुर यूनेस्को हेरिटेज स्टेटस टू बी बूस्टेड विद 100 करोड़ एक्सपेंडिचर। तो आप सबको ये पता होगा जयपुर को ऐड किया गया था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में, और इट वाज एडेड एज अ कल्चरल साइट, है ना। कल मैंने आपको ये ऑलरेडी बताया हुआ था यूनेस्को के बारे में। इंडिया की 43 साइट्स हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स एज एट प्रेजेंट, मैंने आपको कल बताया था। एंड उसमें से आई थिंक 35 आर कल्चरल साइट्स, 7 आर नेचुरल साइट्स एंड 1 इज अ मिक्स साइट जो कि कंचनजंगा है। और इसी में मैंने कल आपको मॉइडम्स के बारे में बताया था। तो आज मुझे आप एक बार जल्दी से बताइएगा कि मॉइडम्स क्या होते हैं। मॉइडम्स, है ना, कल बताया था ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, UPSC पूछेगा तो याद रखिएगा। आज मैं थोड़ा सा आपको इसमें कल जो एक पार्ट नहीं बताया था मैंने, वो आपको वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के बारे में नहीं बताया था। तो याद रखिएगा, जो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी है इसमें 21 स्टेट पार्टीज जो हैं, 21 स्टेट पार्टीज आर मेंबर टू दिस वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी। ये एनुअली मीटिंग करती हैं, हर साल मिलते हैं। एंड द कन्वेंशन इज ऑल्सो देयर, एक कन्वेंशन भी है कंसर्निंग द प्रोटेक्शन ऑफ द वर्ल्ड कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज, ठीक है ना। ये याद रखिएगा, ये जो कन्वेंशन था इट वॉज अडॉप्टेड बाय द यूनेस्को इन 1972। तो ये जो कल्चरल हेरिटेज कन्वेंशन है 1972 में अडॉप्ट किया गया था यूनेस्को के द्वारा। एंड इट इज बेस्ड ऑन द प्रीमाइस दैट सर्टेन प्लेसेस ऑन अर्थ आर आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू एंड शुड देयरफॉर फॉर्म पार्ट ऑफ द कॉमन हेरिटेज ऑफ ह्यूमन काइंड। तो ये सब जो सिटीज हैं, कल्चरल साइट्स हैं, ये सब कॉमन हेरिटेज है ह्यूमन काइंड के, इसलिए इनको प्रोटेक्ट करना जरूरी है, ठीक है ना। एंड वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी जो है इस कन्वेंशन को देखती है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, 1972 का कन्वेंशन है, याद रखिएगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है जिनके बारे में डिस्कस करना है। कैन मूव हेड विद मी। तो अगली न्यूज़ जो है वो है रिगार्डिंग द पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल। अभी एक्चुअली न्यूज़ देखो क्या है,
वाई गोल्ड नगेट्स आर फाउंड इन द क्वार्ट्ज वीन्स, है ना। तो जब माइनिंग होती है तो जो क्वार्ट्ज की वीन्स होती है ना, वीन्स मतलब जो अंडरग्राउंड उसमें जहाँ पे वो क्वार्ट्ज पाया जाता है, उन्हीं के साथ गोल्ड नगेट्स भी मिलते हैं। तो देखो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑब्वियसली बात है, आपको पता ही ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें क्वार्ट्ज जो हो गया, क्वार्ट्ज एक ऐसा मटेरियल जिसमें पीजो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज होती है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। तो पीजो इलेक्ट्रिसिटी या पीजो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी एक इंपॉर्टेंट चीज हो गई। तो याद रखिएगा पीजो इलेक्ट्रिक का मतलब क्या होता है, मैंने एक बार ऑलरेडी बताया है, फिर बता दो। जैसे मान लो ये एक मटेरियल है पीजो इलेक्ट्रिक अगर है, तो अगर हम इसका शेप चेंज कर दें, ऐसा कर दें या ऐसा कर दें, शेप चेंज कर दें, या इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करें, ऊपर से प्रेशर, इधर से प्रेशर, नीचे से, इधर से, तो अगर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो इसमें वोल्टेज डेवलप होना शुरू हो जाता है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है, वोल्टेज जनरेट हो जाता है, ठीक है ना। एंड चार्जेस डेवलप होने लगते हैं, वोल्टेज डेवलप होगा मतलब चार्ज डेवलप हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी, है ना। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो उसकी इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज को भी डिस्टॉर्ट करना शुरू कर देगी। जैसे वॉचेस, घड़ियां जो होती हैं वो इसी प्रिंसिपल पे चलती हैं, पीजो इलेक्ट्रिसिटी के ही प्रिंसिपल पे चलती हैं। मैंने आपको प्रेशर सेंसर्स बताए हैं, तो प्रेशर सेंसर्स भी इसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं, ठीक है ना। जो इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स एंड ऑल हैं, दे ऑल्सो आर बेस्ड अपॉन दिस प्रिंसिपल, है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, आपको याद रखना पड़ेगा, एंड ये थोड़ा प्रॉपर्टी एटलीस्ट आप याद रखिए। आगे मूव करते हैं और एडिटोरियल पार्ट पे आते हैं। जो पहला एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे वह है टेक ऑन द चैलेंज ऑफ राइजिंग इनकम इनइक्वालिटी। अब ये सैम पित्रोदा का आर्टिकल है। सैम पित्रोदा बहुत ही फेमस टेक्नोक्रेट रहे इंडिया के, एंड ही वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट, ही प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग 1990s एज वेल, है ना। जैसे जब हमारा एलपीजी रिफॉर्म्स एंड ऑल, इनकी काफी फेमस बुक्स में विक्स, आई थिंक विक्स वेपोरब जो था वो सैम पित्रोदा की कंपनी थी, विक्स जो थी। तो थोड़ा सा ये आर्टिकल अच्छा है, इनइक्वालिटी को कम करने के लिए कुछ सजेशंस दिए गए हैं, हम देख लेते हैं। सबसे पहला जो सजेशन दिया गया ऑथर के द्वारा वो दिया गया कि भाई प्रोग्रेसिव टैक्सेशन करो। देखो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का मतलब क्या होता है, जैसे कि सपोज करो एक व्यक्ति है जो 100 रुपए कमा रहा है और एक व्यक्ति है जो 10,000 रुपए कमा रहा है, ठीक है ना। तो अब 100 रुपए वाला व्यक्ति जो है अगर वो 1 रुपया टैक्स में दे रहा है, तो जो 10,000 रुपए कमा रहा है वो बंदा 100 रुपए कम से कम टैक्स में देगा, ठीक है। प्रोग्रेसिव का मतलब होता है कि जितनी आपकी इनकम बढ़ती जाएगी उतना आपके ऊपर टैक्स बर्डन बढ़ता जाएगा, तो ये कहलाता है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, ठीक है ना। तो जैसे जो डायरेक्ट टैक्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्स हमेशा प्रोग्रेसिव नेचर के होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स जो होते हैं वो रिग्रेसिव नेचर के माने जाते हैं। ये बहुत अलग चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ये लिखी नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है कि जो डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं ना, क्योंकि वो देखो डायरेक्ट टैक्सेस कैसे लगते हैं, आपकी इनकम के ऊपर लगते हैं, है ना, कॉर्पोरेट्स के ऊपर लगते हैं। तो ये क्या रहता है, गरीब लोगों के ऊपर नहीं लगेगा, तो गरीब पे नहीं लगता, अमीर पे लगता है, ठीक है ना। तो इसको प्रोग्रेसिव इसीलिए बोला जाता है। और रिग्रेसिव टैक्स जो होता है इनडायरेक्ट, जैसे अब मान लो बिस्किट खरीदनी है, तो पार्ले जी का पैकेट अगर गरीब व्यक्ति के लिए 5 रुपए का आ रहा है, तो पार्ले जी का पैकेट अमीर व्यक्ति के लिए भी 5 रुपए का आ रहा है, मतलब यहां पे कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, इसलिए इसको रिग्रेसिव टैक्स बोलते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसमें आपने इनकम की जो इनइक्वालिटी है उसको कंसीडर नहीं किया। तो दैट इज द थिंग व्हाई इट इज रिग्रेसिव इन नेचर। तो यहां पे सैम पित्रोदा का यही सजेशन है कि भाई प्रोग्रेसिव टैक्सेशन आप करो इन ऑर्डर टू रीडिस्ट्रीब्यूट द वेल्थ। मतलब कि आप जब टैक्सेशन लगाओगे, जो रिचेस्ट है, रिचेस्ट ऑफ द रिचेस्ट हैं, उनके ऊपर जब टैक्स लगाओगे तो उससे जो टैक्सेशन से आपको इनकम आएगी उसका आप यूज पब्लिक गुड्स के लिए करो, इन ऑर्डर टू डेवलप हेल्थ, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, एनवायरमेंट, फॉर फैसिलिटेटिंग जॉब क्रिएशन, तो इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है ना। सेकंड ऑथर ने कहा कि एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट प्रोवाइड करो, मतलब कि जो लोग मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन है या जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनको आप क्वालिटी एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, है ना, ये सारी चीजें जो विच आर क्रिटिकल फॉर द लाइफ, लाइवलीहुड एंड सर्वाइवल, आप उनको एम्प्लॉयबिलिटी उनकी बढ़ाओ, तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो। देन तीसरा ऑथर ने कहा लेबर लॉज को फेयर करो, है ना, फेयर लेबर लॉस शुड बी देयर। देन उन लेबर लॉस का इन्फोर्समेंट प्रॉपर होना चाहिए, मिनिमम वेजेस को फॉलो करो, सेफ्टी सिक्योरिटी प्रोवाइड करो, जो वर्क फोर्स या जो हैजार्ड्स हैं उनको दूर करें। देन चाइल्ड लेबर को एलिमिनेट करो, प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, है ना, जो एक्सप्लॉयटेशन है वो ना होने पाए किसी भी लेबर का, किसी वर्कर का। सो ऑल दिस थिंग्स आर देयर। देन फोर्थ ऑथर ने कहा कि इन्वेस्ट इन द इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना, इन्वेस्टमेंट कभी भी अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे कर रहे हो ना तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक तो वो एम्प्लॉयमेंट बढ़ाता है एंड ऑल्सो इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द रीजनल डिस्पैरिटीज, रीजनल डिस्पैरिटी भी कम करता है, ठीक है ना। एंड जब रीजनल डिस्पैरिटी कम करेगा तो इंक्लूजन होगा, सस्टेनेबिलिटी। अब ऑब्वियस सी बात है, देखो अगर हम बॉम्बे डेवलप करते रहे तो सारे लेबर बॉम्बे भागेंगे, है ना, काम इतना नहीं रहेगा तो वहां पे लेबर अनएम्प्लॉयड रहेगा। अब मान लो बॉम्बे, गुजरात, लखनऊ, उत्तर प्रदेश में अलग सिटीज, मध्य प्रदेश की सिटी सब डेवलप हो रही है, तो एक रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा ना, लोगों को काम मिल पाएगा, लोग अलग अलग जगह जा पाएंगे, इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट की बात की गई है।
देन लास्ट ऑथर ने कहा था कंट्रीब्यूशन ऑफ द सुपर रिच, जैसे अभी बिल गेट्स, वॉरेन बुफे, व्हाट दे आर डूइंग इज दैट उन्होंने ग्लोबल कैंपेन शुरू किया जिसको गिविंग प्लेज कहा जाता है। जो सुपर रिच हैं वो मोर देन हाफ ऑफ देयर वेल्थ दे आर डोनेटिंग फॉर द बेनिफिट ऑफ द पब्लिक, है ना। तो ठीक है, दिस टाइप ऑफ थिंग गिविंग प्लेज कैन ऑल्सो बी टेकन अंडरटेकन। जो सुपर रिच है उन्हीं के लिए है, बाकी लोग इसमें ना करें, है ना। तो एक और चीज ऑथर ने जो इस आर्टिकल में लिखी थी जो मुझे अच्छी लगी वो ये है कि द मूविंग अवे फ्रॉम इकोनॉमीज ऑफ स्कोप एंड स्केल टू मूविंग टू द इकोनॉमी ऑफ पर्पस। अब हमको जैसे पहले एक कंसेप्ट चलता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल का पर्पस चलता था, मतलब कि सारे मार्केट प्लेस, सारे जो रिटेल स्टोर ये सब हैं, ये सब एक जगह डेवलप करो, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स एक जगह लगाओ। ज़्यादा ज़्यादा जब आप इतनी सारी चीज़ें लगी रहेंगी तो आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी। तो हमेशा मतलब कैपिटलिस्टिक व्यू पॉइंट से सोचा जाता था, इकोनॉमीज ऑफ स्कोप स्केल बोला जाता था उसको। लेकिन सैम पित्रोदा आर्ट का कहना है कि भैया अब हमको इकोनॉमी ऑफ पर्पस की तरफ मूव करना है। और इकोनॉमी ऑफ पर्पस है क्या? इकोनॉमी ऑफ पर्पस इज बेसिकली इन इंक्लूजन, इट इज इक्विटी, इट इज सस्टेनेबिलिटी विच कैन लिफ्ट मिलियंस ऑफ द पुअर्स आउट ऑफ द पॉवर्टी, ठीक है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी जो आर्टिकल में बताई गई थी। एंड लास्ट जो ऑथर ने कहा है वो कहा कि दे ही इज वेरी मच इन ट्यून विद द गांधीयन मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। जो गांधीयन मॉडल है डेवलपमेंट का, मतलब जैसे गांधी जी क्या बोलते थे, गो बैक टू विलेजेस। इनका एक्चुअली गो बैक टू विलेजेस का मतलब ये नहीं कि सब लोग गांव में जाके रहने लगे। गो बैक टू विलेजेस का मतलब है कि भाई गांव का डेवलपमेंट भी उसी तरीके से होना चाहिए जिस तरीके से भाई उनका ये कहना था कि बॉम्बे को डेवलप करने की जरूरत नहीं हो, तो ऑलरेडी डेवलप्ड है। आपको डेवलप करना चाहिए जो बिल्कुल लास्ट कॉर्नर्स हैं वर्ल्ड के या इंडिया के, जैसे गांव हो गए जहां पे अभी भी बहुत सारी सुविधाएं नहीं पहुंची, आप उनको डेवलप करो, है ना। तो यहाँ पे इसलिए ऑथर ने कहा कि डेवलपमेंट का जो मॉडल गांधीयन मॉडल है, जैसे विच फोकसेस ऑन डिसेंट्रलाइजेशन, विच फोकसेस ऑन द लोकल नीड्स, विच फोकसेस ऑन लोकल टैलेंट and focuses on local resources, local production, small is beautiful। तो ये सारी चीज़ें ऑथर ने बताई हैं और आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। गांधीयन मॉडल भी आपको समझ में आ गया, ये आर्टिकल भी समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छा आर्टिकल था और ये वही आंसू ला देने वाला आर्टिकल था। अब अगला जो आर्टिकल है वो है गूगल के ऊपर एक एक्यूजिशन होता है कि भाई ये इलीगल मोनोपोली है। कैसे बोलते हैं इलीगल मोनोपोली है? तो कि गूगल क्या करता है, गूगल एप्पल को भी पैसा देता है अपने रेवेन्यू का, गूगल माइक्रोसॉफ्ट को भी पैसा देने लगा है अपने रेवेन्यू का, गूगल सबको अपने रेवेन्यू का पैसा देता है, माइक्रोसॉफ्ट को तो नहीं देता लेकिन एप्पल को देता है, सैमसंग को देता है। क्यों देता है? ताकि जो सैमसंग और एप्पल के ऐप्स आए, जब भी आप फोन खरीदे तो आपने देखा होगा कि उसमें प्री स्टोर्ड जो सर्च रहता है, जो डिफॉल्ट सर्च होता है वो गूगल होता है, ठीक है ना। तो क्या इसको हम मोनोपोली बोल सकते हैं? तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूं। जैसे यहाँ पे जो जजेस थे जिन्होंने हालांकि गूगल के अगेंस्ट जजमेंट दिया था, फिर भी उनका ये कहना है कि केवल और केवल मार्केट डोमिनेंस ये नहीं बताता है कि आप मोनोपोली है कि नहीं। यानी ये कंसेप्ट से मैं राजी भी रहता हूं। देखो, मोर देन 90% सर्च अभी भी गूगल हैंडल करता है, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गूगल मोनोपोली हो गया। क्यों मोनोपोली नहीं हो गया? क्योंकि देखो, ऐसा तो नहीं है कि दूसरे लोग प्लेयर्स आने के लिए मनाही है ना, सर्च वाले क्राइटेरिया में दूसरे। तो जब पहला पॉइंट इसका ये है कि दूसरे प्लेयर्स भी आ सकते हैं, है ना, अगर वो चाहें तो अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स लेकर के आए और गूगल को रिप्लेस कर दें, है ना। तो यहां पे मैटर ये नहीं है कि वो मोनोपोली कब होता है? जब दूसरे प्लेयर्स अलाउड ही ना हो, कंपटीशन का कोई स्कोप ही ना रहे, दूसरे आए ही ना। तो यहाँ पे वो चीज़ नहीं है, दूसरे प्लेयर्स आ सकते हैं। सर्च इंजन बहुत सारे रहे भी हैं, याहू भी था पहले, एक ज़माना था जब याहू को खरीदने के लिए गूगल गया था, है ना। फिर याहू नहीं मतलब अपने आप को बेचा, 40 बिलियन डॉलर पे भी नहीं गया था, फिर लास्ट में $4 बिलियन पे बिका है याहू, वेरिजॉन करके कोई कंपनी है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो दैट वाज द केस कि अलग अलग सर्च इंजन्स के होने के बाद क्वालिटी इज द थिंग दैट क्रिएट्स द मोनोपोली। यहाँ पे क्वालिटी एक वो है जो उसकी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी है, एंड इस कारण से नहीं compete कर पा रहे हैं दूसरे प्लेयर्स की। उस लेवल की जो फिनिशिंग है, उस लेवल की जो ईज है, उस लेवल का जो यूआई है वो डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। दैट इज द मेजर प्रॉब्लम। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट, इसके अलावा ऑथर ने कहा कि पहले जो डोमिनेंस था वो माइक्रोसॉफ्ट का था, बट गूगल ने उसको रिप्लेस किया ना। माइक्रोसॉफ्ट का भी डोमिनेंस था पहले सर्च इंजन के मार्केट में, लेकिन इट एंडेड विद द एडवेंट ऑफ गूगल। तो सेम कैन हैपन विद गूगल ऑल्सो। कल को कोई नया कॉम्पिटिटर आ गया विद अ बेटर प्रोडक्ट, विद अ बेटर टेक्नोलॉजी, दैट कैन रिप्लेस गूगल वेरी वेल, है ना। तो यहाँ पे ऑथर ने यही कहा कि भाई इस कारण से कि क्योंकि वो 90% मार्केट को हैंडल कर रहा है, वी कैन नॉट से दैट इट इज अ मोनोपोली।
है ना, मोनोपोली के लिए बहुत अलग अलग कंडीशंस होती है. सो दैट वाज द थिंग व्हिच वाज डिस्कस्ड हियर. आई होप यू गॉट क्लैरिटी. नाउ द नेक्स्ट न्यू आर्टिकल इज अ वेरी गुड पॉलिटिकल फिलोसफी कंसेप्ट है ये. जॉन स्टुअर्ट मिल का थ्योरी ऑफ हार्म प्रिंसिपल. याद रखिएगा व्हाट इज दिस हार्म प्रिंसिपल. देखो बहुत ही इजी कंसेप्ट है, बहुत ही इजी भाषा में समझाऊंगा भी. हार्म प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है. जॉन स्टुअर्ट मिल जो थे वो यूटिलिटेरियन थे. यूटिलिटेरियन का मतलब क्या होता है कि मैक्सिमम गुड टू मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल. उनकी जो फिलॉसफी थी वो क्या थी, मैक्सिमम गुड टू मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल. अगर सही और गलत का फैसला करना हो, जॉन स्टुअर्ट मिल से अगर आप बोलो तो वो हमेशा क्या बोलते थे कि भाई कितने लोगों को फायदा होगा इस काम को करने से. इस काम को करने से ज्यादा लोगों को फायदा होना चाहिए, तब उस काम को करा जा सकता है. ठीक है ना. तो अगर दो ऑप्शंस हैं तो दोनों ऑप्शंस का यही वो देखते हैं कि ज्यादा फायदा कितने में होगा, किस वाले ऑप्शन में होगा. और तो मतलब मैक्सिमम गुड टू मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, ये उनके यूटिलिटेरियन की फिलॉसफी थी. अब यहां हार्म प्रिंसिपल क्या बोलता है. हार्म प्रिंसिपल ये कहता है कि स्टेट जो है वो केवल और केवल एक व्यक्ति की लिबर्टी को तब रोक सकता है, लिबर्टी को या फ्रीडम को तब रोक सकता है स्टेट, जब वो लिबर्टी या वो फ्रीडम दूसरे को हार्म पहुंचाने लगे. बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हार्म प्रिंसिपल. याद रखिएगा कि स्टेट can intervene and stop a person's liberty only when that liberty or that freedom is a threat or harm to other people. मतलब कि सपोज करो एक्स कोई व्यक्ति है, एक्स के पास लिबर्टी है, फ्रीडम है, बट ये लिबर्टी और फ्रीडम रोकी जा सकती है. कब ये लिबर्टी और फ्रीडम रोकी जा सकती है? सिर्फ तब जब एक्स की फ्रीडम और लिबर्टी से किसी दूसरे वाई को नुकसान पहुंचने लगे. ठीक है ना. यहां पे एक्चुअली बात की चल रही कि जो अभी मतलब एक रेप केस हुआ था, असम में हुआ था, एंड उसमें जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत बिस्वा, उनका ये कहना था, उन्होंने एक कम्युनिटी के रिगार्डिंग, किसी कम्युनिटी के रिगार्डिंग उन्होंने डेरोगेटरी टर्म यूज कर दिया. ठीक है ना. तो यहाँ पे एक्चुअली लिखा हुआ है, आप पढ़ भी सकते हैं. ठीक है ना. बट आई डोंट फाइंड इट गुड टू रीड, तो देयरफॉर आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक्चुअली हुआ क्या उन्होंने क्या किया कि एक कम्युनिटी के अगेंस्ट एक बायस क्रिएट कर दिया, है ना. हो सकता है उस कम्युनिटी के कुछ लोग खराब हो या कुछ लोग गलत काम कर रहे हो, बट इन जस्ट लेबलिंग द इंटायर कम्युनिटी, दैट वाज नॉट अ गुड थिंग, है ना. आपने क्या किया, आप यू स्टार्टेड मतलब प्रोवोकिंग द पीपल अगेंस्ट दैट कम्युनिटी. तो यही है हार्म पीपल कि आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन वो फ्रीडम ऑफ स्पीच जब हेट स्पीच में कन्वर्ट हो जाएगी, या जब ऐसे स्पीच में कन्वर्ट हो जाए जो दूसरे कम्युनिटी या दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचाने लगे, देन दैट शुड बी स्टॉप्ड. एंड यही है जॉन स्टुअर्ट मिल का हार्म प्रिंसिपल, कि दूसरे को हार्म नहीं पहुंचनी चाहिए, फिर भले किसी एक व्यक्ति की लिबर्टी को आपको कर्टेल करना पड़े. ठीक है ना. आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट. अगली जो न्यूज है वो है कवच सिस्टम के रिगार्डिंग. कवच क्या है भाई, हमारा इंडिजिनस ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है. हालांकि कवच नाम की एक और चीज आती है, एनआईसी के कभी आपने मेल खोले, अगर आपने गवर्नमेंट ईमेल अगर कभी खोले हो तो उसमें एनआईसी का भी एक सॉफ्टवेयर है कवच, है ना. कवच आपको डाउनलोड करना पड़ता है तभी आपके गवर्नमेंट मेल्स और ये सब खुलते हैं. तो कंफ्यूज मत होना, दोनों मैंने आपको बता दिए. हालांकि ये ट्रेन वाला सिस्टम ही यूपीएससी अगर पूछेगा तो पूछेगा, नहीं पूछता तो फिर देख लेते हैं. ठीक है. I hope you got clarity regarding all this. So that is it for the day, friends. I hope you liked our video. Please like, share, subscribe. Keep loving us, keep sharing us. Thank you and have a nice day.